मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट के लिए यानी एमडीकेट टेस्ट के जो एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी पिछले पेपर्स हुए चाहे वो के एमयू एमडीकेट हो या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस एमडीकेट हो या फिर ये डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो एमडीकेट टेस्ट हैं, तो या फिर ईटा के, तो वो तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो हम हल करेंगे और इनकी स्ट्रेटजीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको कैसे हल कर सकते हैं। आसान तरीन टेक्निक्स हैं, बहुत इजी हैं। तो आज इस सिलसिले का ये पहला लेक्चर है और हम शुरुआत करते हैं स्टेकोमेट्री से। और तरतीब ज़रा याद रखिए कि तरतीब चलती रहेगी, स्टेकोमेट्री पे एक लेक्चर, दूसरा, तीसरा ये भी होते रहेंगे, साथ साथ बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ वो भी आते रहेंगे और वो जो तिवरी की क्लासेस हैं तो वो भी जारी रहेंगी। तो आज कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं पास्ट पेपर से। आपका बुनियादी काम यह है कि ये जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ ये आप सीख लें, तो फिर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जैसे आप डरे या वो आपको डराए। आप उसको विद इन सेकेंड्स, मिनट नहीं, विद इन सेकेंड्स आप उसे हल कर सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, लेकिन तहम्मुल रखिएगा, ये टेक्निक्स हैं तो समझने में, कोई टेक्निक समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक मरतबा जब आपको इसकी समझ आ जाती है तो आपको फिर हर क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 33.6 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी द मास ऑफ KClO3 पोटाशियम क्लोरेट टू बी डिकम्पोज्ड इज। देखिए, हमेशा टेक्निक हमारी होगी गिवन एंड रिक्वायर्ड। जो गिवन है और फिर रिक्वायर्ड क्या है, उस तक आसान तरीका क्या हो सकता है जो ज़्यादा लॉजिकल हो। तो देखिए, इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हमें ये क्वांटिटी दी गई है, ये ऑक्सीजन है, तो हम लिखेंगे, ये वाली क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, लेकिन हमें पता है कि ये लीटर में है, डीएम क्यूब में है, तो यहां से ये 3 सेलेक्ट करेंगे। ऑक्सीजन की बात हो रही है। फिर है मास ऑफ KClO3, दूसरी क्वांटिटी ये है जो कि रिक्वायर्ड है। तो देखिएगा, ये है गिवन क्वांटिटी, ये है फिर रिक्वायर्ड, ये हमारी टेक्निक है। गिवन जो है वो हमारे पास से, देखिएगा मैं स्टेकोमेट्री से लिख रहा हूं, जो गिवन होगा उसे लेफ्ट साइड पे लिखिएगा। तो ये है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन और ये प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस होती है 2 मोल ऑफ KClO3 से। ज़ाहिर आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इधर ही है, आप इसे 3 और इसे यूं जैसे मैं डायरेक्ट अभी कर रहा हूं। अच्छा, जब इस तरह की क्वांटिटीज आ जाए, ये है आपके पास वॉल्यूम, तो चंद चीज़ें याद रखें कि अगर 22.4 डीएम क्यूब है एसटीपी पर तो वो 1 मोल है। अब ज़रा देखें, अगर इसको डबल करें, ये वैल्यू याद रखनी है, डबल करें तो ये 1 मोल डबल हो के 2 मोल। फिर हमने जैसे कि 1 मोल 2 मोल तो जमा करेंगे तो 3 मोल आएगा, तो 22 44 जमा किया तो 67, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 22.4 44.8, तो ये 67। तो अब जरा देखिए, ये क्वांटिटी इसने डीएम क्यूब में दी है ना, तो आप इसे डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर ले। तो की को देखिए, 3 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, 67। ये क्वांटिटी आपको याद होनी चाहिए, ये 3 क्वांटिटीज हैं। तो 3 मोल हो गया है 67.3 डीएम क्यूब। अब ये देखिए, वो पूछ रहा है कि मास ऑफ KClO3, तो ये जो है मास में कन्वर्ट करें तो ये है 2। मास क्या होगा, ये इसके मोल्स हैं, मोलर मास आपको दिया जाता है और ये है 122.5, तो ये ग्राम में हो गया। अब जरा देखें कि इसने क्या क्या है, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, हमने स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी, स्टेकोमेट्रिक वैल्यू 3 मोल ऑक्सीजन बनती है 2 मोल KClO3 से। 3 मोल ऑक्सीजन 67.3 लीटर है और ये फिर मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप देखें, 67 को इसने हाफ कर दिया तो ये आ जाता है। जब आपने इसको भी हाफ कर दिया, यानी 67.3 को आपने 2 पे डिवाइड किया, तो इसको भी आप 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 122.5, तो इसको भी अब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास है, यानी वही वैल्यू है जो इसने दी है 33.6 डीएम क्यूब। यहां पे हमारे पास आंसर आता है 122.5 ग्राम, तो ये हमारा आंसर बनता है।
दोबारा देखिए टेक्निक हमारी क्या थी, गिवन क्वांटिटी और रिक्वायर्ड। गिवन आपके पास है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है, स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू है 3, रिक्वायर्ड है KClO3 और स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू उसकी है 2 यानी 2 मोल। अब ये गिवन जो है तो ये लीटर में है 3 मोल। मैंने कहा था कि ये तीन क्वांटिटीज याद रखें, सिंपल 22.4, 44.8 और 67.3, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। तो ये 3 मोल इतने इसके लीटर हो गए, ये 2 मोल इतना मास हो गया। अब इसने इसको हाफ किया, ये इसकी टेक्निक है, ये हाफ किया तो इसको भी हाफ करें। तो जब आप इसको हाफ करते हैं तो 2/2 कैंसल और आपके पास 122.5 आ जाता है। तो ये इसकी टेक्निक है। चलें दूसरे जो क्वेश्चन है देखिएगा कैसे कैसे हल करते हैं कि द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ये याद रहे कि ग्राम एटम कहते हैं मोल ऑफ एटम्स को, एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द सेम। अब जरा देखिए ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सेम इज द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड 48 ग्राम्स ऑफ। अब यहां पे जो टेक्निक्स हैं कि इसके जो ग्राम एटम्स हैं वो कहता है इज द सेम, बराबर होने चाहिए। गोया हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं यानी ग्राम एटम्स, इसके मोल्स बराबर होने चाहिए 48 ग्राम ऑफ, इनमें से कोई एक होगा। तो देखिए कि जब दोनों के मोल्स बराबर हैं, मोल बराबर होता है मास बाय मोलर मास के, तो हाइड्रोजन का मास कितना है जरा देखिएगा, ये है हाइड्रोजन और एटम्स की बात हो रही है, और ये गिवन है और ये रिक्वायर्ड है, और यहां पे हमें पता नहीं है कि ये कौन है, तो मैंने एक्स लगा दिया। अब हाइड्रोजन जो है इसका मास है 3 ग्राम्स और मोलर मास इसका है 1। अब जरा देखिएगा इसका मास इसने दिया है ये है 48 और मोलर मास हमें नोन नहीं है, सिंपल। तो m को इधर लेके आ जाए, 3 को इधर लेके आ जाए और आंसर आ जाएगा आपके पास, मोलर मास जो है वो है 16। लिहाजा हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ये है, यानी मास इधर आया, मोल ये इसका जो 3 है वैल्यू इधर आ गई, तो आपके पास 16 आ जाता है। तो आसान तरीन ये टेक्निक है। तो जब भी सेम एज वाली बात हो तो दो इक्वेशंस को बराबर करना पड़ता है। ये इस तरह के क्वेश्चन की अलग टेक्निक है, ये अलग है, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर आप इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं, नेचुरल है, और ये वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह रिलैक्स हो जाएंगे आप, ये आप खुद से कर सकेंगे। प्रैक्टिस में आपको कराता जाऊंगा, आपने बस सिर्फ इनको देखना है, ये बार बार रिपीट होंगे। ये पिछले तकरीबन 16-17 साल के पेपर जो है ये हम हल करने जा रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तकरीबन हर पेपर में आता रहा है। जरा देखिएगा, सोडियम आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, तो इसके लिए आपने पीरियाडिक टेबल के 2 पीरियड्स याद रखने हैं, 2 पीरियड्स। मैं आपको फार्मूला भी बता दूंगा, तरीका भी बता दूंगा, जरा देख लें। सोडियम है तो आपने जो 2 पीरियड याद रखने हैं वो ये हैं, एक है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। फिर दूसरा जो पीरियड है, एक और पीरियड, थर्ड पीरियड, वो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अगर आपको ये पीरियड याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो बहरहाल मैंने इस पर बड़ा सोचा कि कर लूँ इस तरह या ना करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि स्टूडेंट के लिए ये आसान हो जाएगा। तो आप ज़रा अगर इसको मेरे साथ इस तरह इसको गा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल ज़रा देखिएगा, आपने कुछ इस तरह करना है, और मुझे पता है लतीफ़ आप बनाएंगे इस पर, लेकिन यह है कि ये इस तरह होगा ना कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो जरा देखिए इधर, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो चलें जी, अब इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे?
ये कहते हैं सोडियम आयन। आप जानते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी। यहां पे इसकी बात हो रही है। तो जनाब सोडियम आयन है तो इसने क्या कर दिया, +1 एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे सोडियम आयन बिकम्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। तो ये हमारा आंसर है और इसको जरूर याद रखें। अब जरा देखें, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके साथ चला गया। अगर मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक निकाल लिया तो इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक और निकाला तो उसके साथ हो गया। अच्छा, अब इसी को जहन में रखिएगा, बिकॉज इस पे बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चन आते रहे हैं। अब जरा देखिए, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन उससे कम है, तो अगर हम इसको -1 कर लें यानी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, इट बिकम्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, एक डाला तो इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक और डाला तो उसके साथ। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन, एक डाला तो इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा डाला तो इधर और तीसरा डाला तो इधर, तो नाइट्राइड आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसके साथ। इसी तरह आप ये सीरीज भी याद रखें कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अगर एक कम कर लेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। मैग्नीशियम में एक कम किया तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद सोडियम, एक और कम किया तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। अच्छा, अब जरा देखें, आर्गन है यहां पे, सिर्फ आपने इस एरिया को याद रखना है। ये क्वेश्चन आते रहे, बहुत सारे आएंगे, यही हमारी टेक्निक है। जरा देखिए, आर्गन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका कम है, तो एक डालेंगे यानी क्लोराइड आयन, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन। सल्फर में एक डाला तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद क्लोरीन, सल्फर में 2 डाले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन। फास्फोरस में एक डाला तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद सल्फर, दूसरा डाला तो क्लोरीन के साथ, और तीसरा इलेक्ट्रॉन डाला फास्फाइड आयन, सो इट बिकम्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन। तो ये 2 पीरियड्स आपने याद रखने हैं उस गाने की मदद से। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि which of the following pairs have same electronic structure। देखिए, सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो इसके लिए एक चीज याद रखिएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम इलेक्ट्रॉन, तो जनाब ये तो नहीं हो सकते ना, ये तो 2 एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट कोई चार्ज नहीं है। तो सारे एलिमेंट्स जब होते हैं 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होते हैं। तो ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने हैं। इसी तरह ये भी 2 एलिमेंट्स हैं, जरा देख लें, 2 एलिमेंट्स है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में जरूर फर्क होगा। हाँ, ये अब आयंस हैं, तो जरा देखिए, क्लोराइड आयन और आर्गन। तो आर्गन को देखिएगा, और क्लोराइड आप जानते हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जब एक इलेक्ट्रॉन डाला तो उसके साथ चला गया, तो ये हमारा आंसर बनता है। अगर आप मैग्नीशियम और सोडियम को देखेंगे, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन कम है और मैग्नीशियम पूरा मेटल है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है, तो ये हमारा आंसर बनता है ऑप्शन ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय 33.5 ग्राम्स लिथियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज करें और एट रूम टेम्परेचर। तो आसान सी बात है, अब यहां पे भी वही टेक्निक है कि गिवन कौन है और रिक्वायर्ड कौन है। गिवन और रिक्वायर्ड, गिवन है लिथियम कार्बोनेट, तो ये देखिएगा, ये है लिथियम कार्बोनेट, आपने स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू लेनी है, तो ये 1 मोल है लिथियम कार्बोनेट का, Li2CO3। रिक्वायर्ड का वो पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ CO2, तो CO2 का पूछ रहा है, CO2 कितनी बनती है, बैलेंस रिएक्शन है, तो 1 मोल CO2 का पूछ रहा है। अब जरा देखें, इसने लिथियम कार्बोनेट का मास दिया है, तो इसको मास में कन्वर्ट करें, तो इसका 1 मोल है, मोलर मास आपको दिया जाता है, तो ये है इसका मोलर मास, तो 67 ग्राम से। अच्छा, अब ये CO2 का वो पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ CO2, तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करें, तो ये 1 मोल है, और 1 मोल आप जानते हैं 22.4 DM³ होगा। अब देखिए, उसने लिखा है 33.5, तो 33.5 इसने इसको भी हाफ कर दिया, 2 पे डिवाइड किया, तो इसको भी आप 2 पे डिवाइड कर लें, तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 11.2। अच्छा, तो ये, अच्छा, अब ये कुछ थ्योरी के रिलैक्सेशन के लिए मैंने जरा थ्योरी के भी कुछ डाल दिए होते हैं, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। जरा टफ क्वेश्चंस, फिर 1-2 रिलैक्स, फिर टफ क्वेश्चन। अच्छा, फिर एनाइन साइजेस जो होते हैं दे आर लार्जर देन एटॉमिक साइजेस बिकॉज, तो एनाइन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो अगर एटम है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो फिर तमाम इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन न्यूक्लियस की डिक्रीज हो जाती है। लिहाजा हर जो इलेक्ट्रॉन है, याद रखें इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो जब हर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन डिक्रीज हुई, क्लाउड थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया, और जब एक्सपैंड करेगा तो दूसरे क्लाउड के करीब पहुंचेगा, तो वो भी एक्सपैंड कर रहा है, तो रिपल्शन ओवरऑल बढ़ जाती है, तो साइज बढ़ेगा। अब ये जो बात है ना कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज मोर स्पेस, ओके, अच्छी बात है,
टेक्निकली सही है कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो दैट विल ऑक्यूपाई अ स्पेस बिकॉज मटेरियल पार्टिकल है, लेकिन उसकी वजह से जो इंक्रीज आता है वो बहुत कम है। जो एक्चुअल इंक्रीज है इट इंक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये भी गलत है। जो एक्चुअल इंक्रीज है वो इसकी वजह से आता है कि द रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है जी, विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो बाकी सब पे अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम हो जाती है, हर एक एक्सपैंड करेगा, और रिपल्शन ये एक्सपैंड कर गया, वो भी एक्सपैंड कर गया, तो करीब आ गए, रिपल्शन बढ़ गई। तो ये वाला पॉइंट सही है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है और अगर आप इसे देख लें तो डायरेक्ट सामने ही इसका आंसर है, और लेकिन फिर भी आप मुश्किल तरीके ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है जी। इंसान जितना ख्वार हो जाते तो वो समझता है कि शायद मैंने बहुत काम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है जी। रिजल्ट पे आपका यकीन होना चाहिए। ज़रा देखिए, आसान सी बात है। ये है क्लोरीन 35, ये है 37। पूछा जा रहा है कि इसका करेक्ट एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इसका होगा एवरेज। तो खुद ही देखिए कि अगर कुछ एटम 35 के हैं मास के और कुछ एटम हैं 37 के, तो क्या इनका एवरेज, यानी कुछ एटम 35 है, इससे कम नहीं है और उससे ज्यादा है भी नहीं है, तो एवरेज इनका दरमियान ही आएगा ना। तो इनमें से ये भी दरमियान में नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है जी, ये भी नहीं है, 35 से कम है, यही इसका आंसर बनता है, ये इसके दरमियान है। तो जो एवरेज आता है ना, तो वो दरमियान में होता है। तो एक का मास है 35, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 75 है, ये 37 है, ओके ठीक है, वो ज्यादा है, लेकिन इसकी परसेंटेज ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, परसेंटेज इसकी ज्यादा है, तो मास तकरीबन यहां तक आ जाएगा, यानी 35 के दरमियान बनता है 36, मास इधर होगा। अच्छा, तो ये हो गया। अगर आप फार्मूला इस्तेमाल करना चाहें तो आसान सा एक फार्मूला है, अगर आपको कभी से कोई कंफ्यूजन हो तो जरा देखें कि जो एवरेज मोलर मास होता है ना, वो इस फार्मूले से मालूम होगा, मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स अबंडेंस प्लस मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप इनटू इट्स अबंडेंस, और वगैरह वगैरह जितने भी हैं, तो वो जितने आइसोटोप्स हैं तो इस तरह करते जाएं, डिवाइडेड बाय 100। तो अगर आप इसे हल करें, मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप 35 है, मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप ये है 35, एबंडेंस तादाद है इनकी जो कि 75 है, और प्लस मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप वो है 37, इनकी जो एबंडेंस है वो 25 है। टोटल एटम जो दिए गए हैं हमें 100, 75 ये हैं, 25 वो हैं, 100 है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, 100 पे डिवाइड करें, यू विल गेट 35.5। देखिए, ये एंट्री टेस्ट के पेपर्स होते हैं, उसे पता है, एग्जामिनर को पता है कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो इस तरह की कैलकुलेशन अगर आप इसको इस तरीके से हल कर रहे हैं, मेरी एक टेक्निक याद रखिएगा कि अगर आप कोई क्वेश्चन हल करते हैं और उसमें आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी मुश्किल हो रही है, तो याद रखें कि आपकी टेक्निक गलत है, ठीक है जी। तो टेक्निक को फौरन चेंज करें। तो वो कभी नहीं चाहता कि आप ये मल्टीप्लिकेशन करें फिर डिवीजन, इसमें तो टाइम लग जाता है, पूरे 10 मिनट आपके लग जाते हैं। तो बुनियादी बात यही होती है कि इसका मास है 35, इसका 37, तो जो एवरेज आएगा इनके दरमियान आएगा, यही एक आंसर है, बाकी सारे इसे आउट हैं। एक जो है वो इससे भी कम है, 35 से कम है, और दूसरे बाकी जो आंसर्स हैं वो 37 से भी ज़्यादा हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये इससे कम है 35 से और ये उससे ज़्यादा हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो ज़रा देखिए, अब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़, तो मैं इस तरह लिख लेता हूं, देखिएगा टेक्निक ये होगी, गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। अब ये कहता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2.8 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या करना है? वॉल्यूम मालूम करना है। क्या चीज़ है? मास है। तो देखिएगा 1 मोल नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल, ये आप जानते हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं होगा आपका। तो अब ये आप देखें, गिवन कौन है? मास दिया गया ना, तो इस 1 मोल को आप मास में ले लें, ये होगा 28 ग्राम, और ये रिक्वायर्ड क्या है? वॉल्यूम है। तो 1 मोल, ये वाला 1 मोल, इसको आप वॉल्यूम में ले लें, 22.4 dm³। अब कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लें, ये क्या है? 2.8। तो जरा देखें, 28 में ये पॉइंट सिर्फ इधर कर दिया, 10 पे डिवाइड किया, तो ये पॉइंट इधर हो जाएगा, यानी इसको भी 10 पे डिवाइड कर, इसको भी 10 पे, तो ये आंसर आता है आपका 2.24, और ये है 2.24, ये आपका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स N.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो क्या मालूम करना है?
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम कितने हैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो टेक्निक ये है गिवन और रिक्वायर्ड, गिवन है एल्यूमिनियम कार्बोनेट और रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन। तो अगर आप 1 मोल लेते हैं तो ऑक्सीजन कितने होंगे जरा देखिएगा, कार्बोनेट है तो उसमें 3 ऑक्सीजन है और 3 कार्बोनेट है, ये बाहर जो आप देख रहे हैं 3 कार्बोनेट, 3 3 आर 9, तो 1 मोल एल्यूमिनियम कार्बोनेट में 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अब जरा देखिए इसने क्या कर दिया, इसने 1 मोल एल्यूमिनियम कार्बोनेट को हाफ कर दिया। तो अगर आप इसे हाफ करते हैं यानी 2 पे डिवाइड किया आपने, तो इसे भी आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 का हाफ बनता है 4.5। तो ये इतने मोल हैं ऑक्सीजन के एटम्स के, लेकिन वो एटम्स पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि ये है 4.5 और एटम में कन्वर्ट करेंगे तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 10 पावर 23। और अब ये 23 है तो सिंपल 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 6 4 आप जानते हैं 24, तो 10 पावर 23। ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। और अगर आप 6 4 24 तो ये आ जाता है हमारे पास 2.7, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए अगेन वही टेक्निक है, गिवन और रिक्वायर्ड। गिवन कौन है 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रिक्वायर्ड क्या है हाउ मेनी एटम्स। तो गिवन है 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जरा एटम्स इसमें कितने हैं जरा देखिएगा, 2 मोल हाइड्रोजन के एटम्स, 2 मोल ऑक्सीजन के एटम्स 4 हो गए और 1 मोल कैल्शियम का, तो 5 मोल ऑफ एटम्स हैं। अब हमसे पूछ रहे हाउ मेनी एटम, तो ये 5 मोल ऑफ एटम्स हैं। तो चूंकि वो एटम्स का पूछ रहा है तो 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर 022 10 पावर 23, तो ये है 5 और ये वाला, तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ये क्वेश्चन कॉमन है, बहुत ज्यादा आता है। कैसे करना है जरा देखिएगा, क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स का पूछ रहा है और यहां पे दी गई हैं मुख्तलिफ क्वांटिटीज और लकीली सारी ग्राम में है। पार्टिकल्स बड़ा प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स के, यहां पे पार्टिकल्स का पूछ रहा है लेकिन मोल्स इसने नहीं दिए, इसने ग्राम दिए, तो मैंने मोल की जगह पे मास बाय मोल और मास लिखा। अब आपने ये रेशो देखनी है कि किसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट, ये रेशो किसके लिए ज्यादा है। तो जरा देखिए मैं इधर ही कर लेता हूं, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये है 4 मास हुआ। मोलर मास आप कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन हम पहले पार्टिकल मालूम कर लें। हाइड्रोजन का मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास, तो 4/2 आ गया, यह वैल्यू बनती है। 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम होता है 24। अगर आपको एटॉमिक मासेस नोन नहीं है बेफिक्र है, तरीका बता रहा हूं। तो क्लोरीन का मास है 71 और इसका मॉलिक्यूलर मास है 71। आयोडीन का मास दिया गया है 127, आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 254। अब जरा अंदाजा लगाएं, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू यही बनती है कि 2 और 2, तो ये 2 आता है। और अगर आप देखेंगे तो ये तो सिंपल कॉमन सेंस है ना कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये 2 आता है। ये हमारे पास से 4 ग्राम, तो ये फिर बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये सबसे आप देखें ना, इसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, तो इसका मोलर मास सबसे कम बनता है, ठीक है जी, और इसका मोलर मास ज्यादा है, इसका और भी ज्यादा है, इसका और भी ज्यादा है, तो सबसे कम पार्टिकल इसमें होंगे। पार्टिकल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास तो इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका ज्यादा है, इसका और भी ज्यादा है, लेकिन मोलर मास जो है वो इसका सबसे ज्यादा है। तो अगर आप इस रेशो को मालूम करें मास बाय मोलर मास, तो आपके पास इसके मोल सबसे ज्यादा हैं, तो जाहिर है फिर इसमें एटम भी सबसे ज्यादा होंगे, बिकॉज 2 इंटू मॉलिक्यूल में फिर 2 एटम्स होते हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे हमारे पास जो ज्यादा पार्टिकल्स आते हैं, जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो वो इसमें है। तो ये पहली सीरीज है और इसके साथ स्टेकोमेट्री पे मजीद लेक्चर्स होंगे और बाकी चैप्टर्स पे भी होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।